हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे और विधिवत मन लगा करके अपने क्लास की पढ़ाई संबंधी समस्त कार्यों को अच्छी तरीके से संपादित कर रहे होंगे। तो इसी कार्य संपादन की श्रृंखला में आज मैं आपके सम्मुख एक नए चैप्टर के टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कार्यालय मशीनों की आवश्यकता एवं महत्व। चूँकि हम इस समय आपको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से संबंधित पाठ्यक्रम आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कार्यालय मशीनों का बहुत ज़्यादा महत्व है और उसी महत्व को हम समझाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्यालय मशीनों से अभिप्राय क्या है। कार्यालय मशीनों से अभिप्राय क्या है, तो इसके लिए वाइली हैरी ने अपना एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है, कार्यालय मशीनों से तात्पर्य उन सभी छोटे बड़े उपकरणों से है, उन सभी छोटे बड़े उपकरणों से तात्पर्य होता है कार्यालय की मशीनों का, जिनकी सहायता से कर्मचारी कार्यालय में कार्य करते हैं, चाहे वो उपकरण छोटे हों चाहे वो उपकरण बड़े हों। तो हैरी बायली के अनुसार उन्होंने बताया कि कार्यालय मशीनों से अभिप्राय उन उपकरणों से है जो व्यवहार संबंधी आंकड़ों के संसाधन, अभिलेखन अथवा रिपोर्ट के लेखन में सहायता प्रदान करते हैं तथा जो मशीन विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय तथा रासायनिक विधि से काम करती हैं। कहने से अभिप्राय ये है कि मशीनें जो कर्मचारियों के काम को और आसान बना दें और जिनकी कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत ही स्मार्ट तरीका हो, मतलब मशीनें जो हों आधुनिक मशीनें हों और जिनसे कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से संपादित हो सके और जिनका जो संचालन है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए या विद्युतीय, चुंबकीय या फिर रासायनिक विधि से जो चालित मशीनें हों। क्योंकि अगर कोई मशीन आप हाथ से चलाएंगे तो आप देखो उसकी क्या स्पीड होगी। जिन मशीनों का संचालन हाथ से किया जाता है वो मशीन आपकी कम गति से चलेगी, क्योंकि जिस गति से हमारा हाथ मूव करता है हम उसी गति से उसको हम चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चलित मशीन होती है तो उसमें राउंड सिस्टम होता है, उसमें आप राउंड फिट कर देते हैं कि पर सेकंड में कितना मूव करेगी, किस हिसाब से हमको प्रोडक्शन चाहिए उसके हिसाब से स्पीड को हम कम ज़्यादा कर देते हैं, है ना। तो कार्यालय में बहुत सारी ऐसी मशीन होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से चलती हैं। जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलता है, विद्युतीय यंत्र है। तो जब आप उस पर वर्क करते हैं तो उसका कार्य करने का तरीका अपना अलग होता है। आप उस पर टाइप करते हैं, फिर उसमें विद्युत संचालन जो है हम उसमें प्रिंटर लगाते हैं, फिर हम उसे फोटो स्टेट मशीन का संचालन करते हैं। कंप्यूटर पे टाइप किया और प्रिंट दे दिया, प्रिंटर के माध्यम से वो प्रिंट आपके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। लेकिन अगर यह मशीन विद्युतीय ना हो करके हस्तचलित होती, जैसे टाइपराइटर, किस तरीके से आप काम करते हैं, लगे हैं खट 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 कर रहे हैं, उसमें कार्य होगा, अवश्य कार्य होगा, लेकिन उतनी स्पीड से कार्य उसमें नहीं हो पाता है जितनी स्पीड से हम करना चाहते हैं, जितनी स्पीड से हम कार्य का संपादन करना चाहते हैं। क्योंकि कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली जो मशीनें होती हैं उनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है श्रम की बचत, कार्य में शीघ्रता और कार्य की क्वालिटी में बढ़ोतरी। ये मुख्य उद्देश्य होता है कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली मशीनों का।
अब अगर टाइपराइटर से आप टाइप कर रहे हो तो उसमें जो छड़ें होती हैं, जो उन पर अंकन होता है अक्षरों का, वो एक मानक में होता है, उससे छोटे या बड़े नहीं हो सकते, ना ही छोटे हो सकते हैं ना ही बड़े हो सकते हैं। चलाया किसी ने टाइपराइटर? उसमें छड़ होती है, जब बटन को हम प्रेस करते थे छड़ उठती है और जाती है, वो बेलन के ऊपर प्रहार करती है। बेलन टाइट होता है, छड़ लोहे की होती है, इसकी वजह से जो फोर्स पड़ता है तो वो आसानी से छप जाता है। पेपर पर छड़ जैसे प्रेस करती है तो वो, अब उस जैसे ही छड़ प्रेस करेगी तो छड़ के आगे आगे एक रिबन लगा रहता है, वो हमेशा चलता रहता है। इस तरीके से सेटिंग की जाती है। बटन को प्रेस करते हैं तो पहले रिबन चलता है आगे और फिर पीछे से छड़, वो बिल्कुल वहीं पास में रिबन होता है, वो हमेशा कैसे से घूमता रहता है। जो चरखियाँ लगी रहती हैं और उसमें हम सिस्टम कर देते हैं कि रिबन इधर को घूमेगा लेफ्ट टू राइट, तो रिबन ऐसे से घूमता रहता है, तो वो रिबन एक से निकलता है दूसरे में लिपटता है, फिर उसका मूवमेंट घुमा देते हैं, अब इधर से इधर को रिबन चलता है। तो रिबन बिल्कुल बेलन के पास में होता है और छड़ वहीं पर बिल्कुल प्रहार करती है, तो उसकी कालिक से उसके कलर उस पर छपते रहते हैं बेलन पर, और बेलन बहुत टाइट होता है। तो अगर पीछे बहुत टाइट कोई है, कठोर सतह है और छड़ प्रहार करती है तो उस पर छपता हुआ चला जाता है। ठीक, तो अगर आप कंप्यूटर से टाइप करते हो तो काफ़ी स्वच्छ होता है, स्टाइलिश होता है, आप उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन की सुविधा तो इसमें होती है, बॉर्डर हम लगा लेते हैं, अंडरलाइन कर देखते हैं, लेकिन उतनी क्लियरिटी, उतनी स्पष्टता इसमें नहीं आती है टाइपराइटर में, है ना। मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइपराइटर से काफ़ी टफ काम पड़ता है टाइप करना। लेकिन जब हम कार्यालय में कंप्यूटर की संकल्पना करते हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टोरेज होती है, हम किसी भी जानकारी को उसमें भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। जब चाहे फिर हमको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा संशोधन के उपरांत हमारा वो तथ्य तैयार हो जाता है। और उसी क्रम में यदि आप उसको अच्छी तरीके से अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को मूव करा सकते हो, वो भी हमारे इसमें नहीं होता है प्रिंटर में, सॉरी इसमें टाइपराइटर में। और उसमें कई प्रकार के ऐसे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर्स में जिनका उपयोग करके हम अलग अलग सूचनाओं को हम उसमें बना सकते हैं। तो मशीन के बारे में इसमें बताया गया है कि ये व्यवहार संबंधी आंकड़ों के संसाधन, यानी प्रोसेसिंग, संसाधन का मतलब होता है प्रोसेस से, जो प्रोसेस हो रहा है उससे संबंधी जितने आंकड़े हैं वो, जिसमें अभिलेखन और रिपोर्ट को लिखने में जो सहायता प्रदान करते हैं, जो अभिलेख और रिपोर्ट को लिखने में सहायता प्रदान करते हैं, ऐसे यंत्र हमारे कहलाते हैं कार्यालय की जो मशीनें। मशीनें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें अन्य मशीनों से मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्शन में मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में होती, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होती है, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कार्यालय। कार्यालय मतलब वह स्थान जहाँ पर लिखी कार्य किया जाता है ना। तो कार्यालय में मशीनें कौन कौन सी होती हैं? फोटोस्टेट मशीन होती है, जीरोक्स मशीन होती है, फैक्स मशीन होती है, कंप्यूटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, लेमिनेशन। तो ये हमारे काम को आसान बनाते हैं, जिनसे हम लेखन संबंधी, रिपोर्ट तैयार करने संबंधी हम कार्य करते हैं। तो इनके बारे में बायली ने बताया है। इस डेफिनेशन को हम चाहेंगे कि आप ज़रूर थोड़ा सा एक दो बार रिमाइंड करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है तो आप उसको अच्छी तरीके से परिभाषित कर पाएंगे। जो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में उपलब्ध है। फिर इसमें बात आती है कि कार्यालय मशीनों का उद्देश्य क्या होता है। जो कार्यालय में हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं उनका क्या उद्देश्य है, उसके लिए बताया गया कि इससे कार्य में तेजी आती है। कार्य में तेजी आती है मशीनों से। यदि आप अपने आप काम करते हैं, आपने लिखा लेटर ही यदि आप लिख रहे हो पेपर पे, तो हो सकता है लिखते समय एक जो हमारे विचार हैं मुझे बाद में याद आए, हाँ ये भी इसमें होना चाहिए, वो बीच में इंक्लूड तो नहीं हो सकता और हमारे लिए बेकार होगा। हम लिखते हैं, फिर कोई मिस्टेक हो गई, फिर हमको नेक्स्ट लिखना पड़ता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टाइम टेकन हो जाता है, टाइम हमारा वेस्ट होता है।
लेकिन अगर मशीन के माध्यम से हम कोई काम ऐसा करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं, जैसे कंप्यूटर लिखते हैं, मेमोरी में उसको सेव कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगर हमको लगा कि नहीं इसमें अगर ये शब्द ये वाक्य और सेंटेंस जोड़ दिया जाए तो ये और प्रभावी बन जाता है, तो हम उसको जहाँ चाहते हैं वहाँ एडिट कर सकते हैं। लेकिन टाइपराइटर में भी ऐसा एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आप स्पेस कहाँ से लाओगे। लेकिन इसमें स्पेस हमारे पास में मौजूद होता है, क्योंकि इसमें एक आर्टिफिशियल मेमोरी सिस्टम किया गया है कि उसमें आप जितना चाहें उतना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें कार्य में तेज़ी आती है, क्योंकि हाथ के बजाय मशीनों के द्वारा कार्य में तेज़ी आती है। इसलिए आजकल प्रत्येक कार्यालय में मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। मशीनों का अगर आपको यह फील हो कि मशीनों से हमारा काम और स्लो हो रहा है, तेज़ नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप करोगे? क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हम अपने कार्य को जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लें, हमारा काम डिले ना हो, हमारे सामने जो भीड़ लगी है काम करवाने वालों की उनको हम जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना करें, ताकि नए व्यक्ति और आएँ हम उनका काम करें। तो कार्य की शीघ्रता को दृष्टिगत रखते हुए ही कार्यालय में मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो उद्देश्य होता है मशीनों का वो होता है कि कार्य में तेज़ी। अगर दूसरे तथ्य की बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका शुद्धता। शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी, जिसमें कम गलतियां हो, त्रुटियां ना हो, और आप यदि आपको कार्यालय में अनेकों कार्यों में से इसे गणनाएं करनी होती हैं, आंकड़े तैयार करने होते हैं, तो मशीनों के द्वारा यह कार्य अधिक शुद्धता एवं सरलता के साथ में किया जा सकता है, क्योंकि उपकरणों के माध्यम से अशुद्धियाँ कम होती हैं। उपकरणों के माध्यम से अशुद्धियाँ कम होती हैं। मशीनों से कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की जांच भी अच्छे ढंग से हो जाती है। तो इसका जो दूसरा तथ्य है वो क्या है? शुद्धता। शुद्धता। यदि आप अपने हाथ से कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, है ना, कोई तथ्य तैयार करते हैं, कोई मैटर बनाते हैं, तो उसके निर्धारण करते समय, उसका क्रियान्वयन करते समय आपसे कोई भूल चूक हो सकती है, उसका मिलान करते समय भी आपसे भूल हो सकती है। लेकिन यदि आप कहीं कंप्यूटर पर बढ़िया सा बनाते हैं, आपने किसी को दिखाया, उन्हें कहा यदि इसमें ये संशोधन कर लिया जाए, इस चीज़ को यहाँ सेट कर दो, इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, बॉर्डर लगा दो, तो आपने जो टाइपराइटर पर बनाया क्या उसमें संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यदि बनाते समय टाइपराइटर पर कई जगह अशुद्धियाँ हो गई हैं, फिर आप क्या करोगे? दोबारा फिर आपको करना पड़ेगा, तो वहीं पर उसको कट करके उसके आगे आप लिखो। देखने में वो शोभनीय नहीं लगता है। लेकिन यहाँ क्या है, गलती हो गई, बैक स्पेस का इस्तेमाल हम करके उस डेटा को इरेज कर देते हैं और उसके स्थान पर कोई नया डेटा हम जोड़ देते हैं, जिससे कि जो कार्य है वो हमारा और भी आसान और सुविधाजनक हो जाता है। तो दूसरी बात कि अगर आपने बना लिया, बनाने के पश्चात में आप इसमें जो अशुद्धियाँ हैं उनका मिलान भी कर सकते हैं। आप उनका मिलान से अभिप्राय ये है कि अगर टाइपराइटर से हमने बना लिया तो मिलान क्या, वो तो बन गया, जो बन गया, एक बार में जो बन गया बन गया। लेकिन अगर आपने किसी से मिलान करवाया, जरा देखो इसमें ये कमी है, इसको और क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा ये त्रुटि है, तो आप उसको आसानी से सही कर, तो हम इसमें सही कर लेते हैं। इसीलिए मशीनीकरण का जो युग है इसमें शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो करेक्शन की सुविधा जो है वो उपलब्ध होती है। लेकिन मशीनीकरण वही, टाइपराइटर भी एक मशीन है, ऐसा नहीं टाइपराइटर मशीन नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो आ रही हैं, जो विद्युतीय मशीनें हैं, जो विद्युत से चलती हैं, उनमें हम आसानी से करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आसानी से हम उसमें करेक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है कार्य में स्वच्छता आती है। स्वच्छता किस तरीके से आती है? यदि आप कोई तथ्य हाथ से लिखते हैं, हाथ से तैयार करते हैं, तो उसमें कहीं कटिंग हो सकती है, स्याही पेन की इधर लग सकती है,
है ना। किसी की राइटिंग भी हो सकती है कि इतनी अट्रैक्टिव ना हो जो दूसरे को इम्प्रेस कर सके। तो कि यहाँ पर बात हो रही है कार्यालय की, और कार्यालय में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो दूसरे को हम चाहते हैं कि अट्रैक्ट करें, जिससे कि वो हमारी तरफ उसका झुकाव हो, हमारे सामान को वो खरीदे। उसमें हम ऐसी भाषावली प्रश्नावली का उपयोग करते हैं जिससे कि उसको लगे कि हाँ वो सभी लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो दूसरे को यदि आप चाहते हैं कि अट्रैक्ट वो हो आपकी तरफ, तो उसके लिए हमें क्या है कि मशीनों का ही उपयोग करना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उनसे जो कार्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ होता है। लेकिन यदि आप हस्तलिखित हैं, अपने हाथ से कोई इस प्रकार का कोई लेख लिखते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां आती हैं, लेकिन मशीनों के द्वारा ऐसा संभव नहीं होता है। तो कार्यालय में उपकरणों के द्वारा किया गया कार्य हाथ से किए गए कार्य की तुलना में अधिक स्वच्छ होता है। साथ ही कार्य में एक रूपता भी आती है, तो विभिन्न कर्मचारी कार्यालय के कार्यों को भिन्न भिन्न तरीकों से संपन्न करते हैं। मशीनों के द्वारा कार्य करने का यह अंतर अब समाप्त होता जा रहा है। देखो इसमें बात बताई गई कि एक रूपता आती है। एक रूपता कैसे आती है? आपने एक बार कोई पत्र टाइप कर लिया, मान लो हाथ से लिख लिया, अब लिखते समय फ्लो आपका है, लिख दिया। अब एक बार में थोड़े से राइटिंग थोड़ी बड़ी साइज़ में हो गई, बातें छोटी साइज़ में हो गई, किसी में मार्जिन में वो शब्द वहाँ था तो यहाँ आ गया, किसी में लिखते समय कटिंग हो गई। तो अब 3 पत्र आपने लिखे, सेम 3 लोगों को अगर भेजने थे, तो तीनों का मिलान करेंगे तो आपको एक जैसे नहीं दिखेंगे। लेकिन यदि आप कंप्यूटर पर उसको टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तब तीनों एक ही जैसे डिक्टो, बिल्कुल डिक्टो होंगे। अगर स्केल लेकर के मापेंगे ना तब भी अंतर नहीं आने का, उसमें इंच में भी उसमें अंतर नहीं आता है। तो एक रूपता लाने के लिए, एक जैसा दिखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, वो भी मशीनें आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली विद्युत चलित। ठीक है जी, एक रूपता समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? एक रूपता आ गया होगा। फिर दूसरा है मित व्ययता। मित व्यय का मतलब होता है, मित का मतलब होता है कम, व्यय का मतलब खर्चा। तो जो हमारी ये जो कार्यालय मशीनें होती हैं, इनसे हमारे जो कार्य होते हैं वो मित व्ययी होते हैं, मतलब कम खर्चे में भी हम अच्छा आउटपुट दे देते हैं, अच्छी चीज़ हमको उपलब्ध हो जाती है। तो कार्यालय के प्रत्येक कार्य को किफ़ायत के साथ अच्छी तरीके से, किफ़ायत का मतलब होता है अच्छी तरीके से पूरा किया जाता है, और कर्मचारियों को एक ही क्रिया को बार बार दोहराना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मशीनीकरण ना हो तो आपको वही कार्य बार बार भी करना पड़ेगा। तो मशीनें एक साथ कई क्रियाएं पूरा करती हैं, जिससे कार्यालय की मितव्ययता बनी रहती है तथा कार्यालय व्यय में भी कमी आती है। अब हाथ से अगर बार बार आप लिख रहे हो, इरेज होंगे तो आपका जो स्टेशनरी है वो भी आपकी बेकार होगी। पेन का इस्तेमाल करोगे, अगर 4 पेपर लिखे, 4 में से 3 खराब हो गए तो स्याही तो कम होगी कि नहीं होगी? पेपर भी खराब हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि समय भी, मेहनत तो बेकार हो ही रही है ना, उसको तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा। भीड़ सामने लगी है, वहाँ से आवाज़ें आ रही, सर मेरा हो नहीं रहा, इतनी देर से काम कर रहे हो, पता नहीं कितना ढीले काम करते हैं, है ना। तो लेकिन जब एक प्रकार से हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तरीके से हम काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी गुणवत्ता के साथ में हम अपने कार्य का निष्पादन कर पाते हैं, जिसके द्वारा हमें ऐसा आभास होता है कि प्रत्येक कार्यालय में मशीनों का उपयोग होना चाहिए, जिससे कार्य की जो गुणवत्ता है वो भी बरकरार रहे, कार्य शुद्धता के साथ में हो सके, कार्य तेज़ी के साथ में हो सके, और जो कार्य हमारा है वो मित व्ययी भी हो सके।
तो समझ में आया अंजलि आपको? तो कार्यालय के मशीनों का क्या उद्देश्य है? कार्यालय में मशीनें किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं? बताइए जरा, आप समझाइए ताकि पता चले आपने कुछ सुना समझा कि नहीं। कार्यालय मशीनों के प्रयोग से कार्य में तेजी आती है, समय की बचत होती है, ठीक, और कार्य में शुद्धता भी आती है। जी सर। कार्य में स्वच्छता भी आती है, मितव्ययता। जी सर। तो ठीक है, मतलब आप पढ़ रहे हो मन लगा करके हैं। शीतल, आप बताइए कि हेरी बायली के अनुसार कार्यालय मशीनों के बारे में उन्होंने क्या स्पष्ट किया है, क्या बताया है? हेरी बायली ने बताया कि जो कार्यालय के जो व्यवहार संबंधी आंकड़ों के संसाधनों, अभिलेखन तथा रिपोर्ट लेखन में जो सहायता प्रदान करते हैं, ऐसी मशीनें जो व्यवहार संबंधी आंकड़ों के संसाधन, अभिलेखन और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करती हैं, ऐसी मशीनें ही हमारी कार्यालय मशीनें कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ एक शब्द है व्यवहार संबंधी। व्यवहार समझ में आया? व्यवहार नहीं समझ में आया? आप पूछते भी नहीं आए। व्यवहार संबंधी आंकड़ों के संसाधन। व्यवहार क्या मतलब? जैसे अंजलि का एक काम था कि सर ये मुझे एप्लीकेशन देनी थी, है ना? तो इनका व्यवहार क्या था? इनका काम था, जिस काम के संदर्भ में ये उपस्थित हुई हैं वो कार्य ही एक व्यवहार है, वो कार्य ही एक व्यवहार है और उस कार्य को पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के कार्य संबंधी जितने भी आंकड़े का मतलब जो डेटा है ना, कार्य को करने में जितना भी डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस जो हमें ज़रूरत पड़ती है, उनके संसाधन, उनकी प्रोसेसिंग आप कंप्यूटर पे करते हो कि नहीं? संसाधन यानी प्रोसेसिंग जो हम करते हैं। अंजलि का कोई काम था, इनको कोई काम करवाने के लिए हमारे कार्यालय में उपस्थित हुई, सर ये काम हमारा करना है। अब वो काम करने के लिए अब हमको कुछ इंफॉर्मेशन की, कुछ डेटा आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी, है? अब उनको हम कंप्यूटर पर अप्लाई करेंगे। कब कार्यालय में तो मशीनें जो होंगी उन्हीं से तो हम काम करेंगे। तो कार्यालय में सबसे मुख्य मशीन हमारी कंप्यूटर होती है, ठीक है, प्रिंटर होती है, फैक्स होती हैं। तो आप इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, इंस्ट्रक्शंस, आंकड़ों को ही तो आप आगे परस्यू करते हो, आगे लेकर के जाते हो, है ना? जब आप उन आंकड़ों से कोई कार्य करते हो तो यही हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो उनसे हमने प्रोसेसिंग की, फिर अभिलेखन किया और उसके पश्चात में अगर रिपोर्ट लिखने में भी अगर जिन मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो उन सबको हम कहते हैं बैठो। तो उद्देश्य इसका यही है कि कार्य तेज़ी से हो सके, कार्य में शुद्धता हो, कार्य में स्वच्छता हो, कार्य मितव्ययी हो, कार्य समय से संपन्न हो सके, ठीक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्यालय में मशीनों का उपयोग करते हैं। अब इसमें एक तथ्य है कि सूचनाओं की उपयोगिता। सूचना की उपयोगिता क्या है? क्यों सूचना इतनी कार्यालय के लिए ज़रूरी होती है और सूचना को हम उपयोगी किस तरीके से बना सकते हैं जिससे कि उस पर डिसीजन आसानी से, अच्छी तरीके से लिए जा सकें, कम समय में उस पर निर्णय लिए जा सकें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूचनाओं की उपयोगिता। उपयोगिता से मतलब है सूचनाओं को वैल्यूएबल कैसे बनाया जा सके, सूचनाओं को उपयोगी हम किस तरीके से हम
बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि उपयोगिता का आपको स्पष्टीकरण देना हो, उपयोगिता स्पष्ट करनी हो, तो उसमें सबसे पहले हम ध्यान देते हैं रूप मूलक उपयोगिता। रूप मूलक उपयोगिता से अभिप्राय है, उसको कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी, कि यदि आपसे जो सूचना मांगी गई है, जो प्रस्तुत की गई है सूचना, जिस रूप में प्रयोग करने वाले को चाहिए, यदि आप उसको उसी रूप में उपलब्ध कराते हो तभी तो वो आप उसके लिए उपयोगी होगी। आपसे हमने कहा एक फॉर्मेट आपको दे दिया कि मैं डायरेक्टरेट में था एक क्लर्क और आपको एक सूचना आपसे हमको चाहिए थी, हमने एक फॉर्मेट बनाया और आपको लिए ईमेल कर दिया कि सूचना को आप शाम 5 बजे तक उपलब्ध करा दें निर्धारित फॉर्मेट पर। तो हमको सूचना उसी रूप में चाहिए थी, यानी उसी फॉर्म में चाहिए थी, उसी फॉर्म में चाहिए थी। आपने क्या किया, या तो भूलवश आपने ध्यान नहीं दिया कि उसमें एक नीचे भी पत्र दूसरा भी लगा फॉर्मेट है, आपने सूचनाओं को अपने हिसाब से आगे पीछे करके दे दिया, कुछ सूचनाएं रह गई नहीं दी, तो क्या वो हमारे लिए उपयोगी है? उसने तो हमारा काम और बढ़ा दिया, ढूंढो इधर से उधर। तो यदि आप सूचनाओं को उपयोगी बनाना चाहते हैं तो उसकी उपयोगिता किस रूप में है, किस फॉर्मेट में वो उपयोगी है, उस फॉर्मेट में यदि आप सूचनाओं को तैयार करते हैं फिर भेजते हैं तो वो सूचना आपकी उपयोगी सूचना बन जाएगी, उपयोगी सूचना वो आपकी कहलाएगी। समझ में आया? तो सबसे पहले रूप मूलक पर ध्यान देते हैं कि उसका रूप कैसा होना चाहिए सूचना। समझ में आया रेजेंसी? देखो इसका जैसे लिखा हुआ है ना रूप मूलक, तो रूप का मतलब क्या होता है? चेहरा, फेस जैसा दिखता है। तो जिस रूप में आपसे सूचना चाहिए गई है, यदि आप उसी रूप में सूचना उपलब्ध कराएंगे तभी तो वो सूचना उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वो सूचना नहीं तो सूचना तो व्यर्थ है। वो एक एग्जाम्पल देखो इसमें स्पष्ट है कि यदि आपसे कोई सूचना मांगी गई है ग्राफ के रूप में, कंप्यूटर में ग्राफ बनाते हैं, चार्ट है ना, डेटा सेलेक्ट करते हैं और F11 जैसे प्रेस करते हैं तो वो ग्राफ तैयार हो जाता है। एक्सेल में जाओ और उसमें फिर आप इंसर्ट में जाओ, आप ग्राफ तैयार कर लो, उसका चार्ट तैयार कर लो, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, जैसे चार्ट तैयार होते हैं। तो ग्राफ, उसमें ग्राफ रूप में एक अनुमान लग जाता है किसी भी तथ्य का कि ये कार्य किस तरीके से हुआ है, कितना कार्य कितना मात्रा में हुआ है, किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उससे पता चला। और आपने क्या किया कि उसको ग्राफ रूप में इंफॉर्मेशन ना दे करके कॉलम में टेबल फॉर्मेट में दे दिया कि इस व्यक्ति ने इतना किया, इस व्यक्ति ने इतना, इस व्यक्ति ने इतना किया। माहवार सूचना पूछी गई तो माहवार सूचना को आपने मंथ में दे दिया, इस जनवरी में इतना काम हुआ, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, ऐसे मंथ वाइज सूचना आपने दे दी। लेकिन उसने उसको सूचना जो मंथ वार जो चाहिए थी वो ग्राफ के रूप में चाहिए थी। वो देखना चाहता था कि हाँ ग्राफ कब डाउन हुआ कब अप हुआ, है ना। नहीं दी तो वो सूचना तो उसके लिए बेकार है ना, वो सूचना तो उसके लिए बेकार है। अब वो आपकी सूचना पर फिर सूचना तैयार करे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि सूचना किस रूप में चाहिए गई है। यदि आप उस रूप में उपलब्ध कराते हैं, उस फॉर्मेट में उपलब्ध कराते हैं तो वो सूचना आपकी उपयोगी मानी जाएगी। दूसरा होता है काल मूलक उपयोगिता। काल मूलक उपयोगिता, इस काल मूलक उपयोगिता, काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब समय। यदि आपने सूचना जो है वो सूचना निर्णय लेने वाले को समय पर यदि मिल जाती है तो वह उसके लिए उपयोगी हो सकती है। यदि सूचना आप समय से उपलब्ध कराते हो और समय से प्राप्त होती है तो वो सूचना उसके लिए उपयोगी है। सूचना आप भेजते हो लेकिन समय से भेजते नहीं हो तो वो सूचना उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। इसलिए जब भी आप चाहते हो कि हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे के लिए उपयोगी हो तो आपको समय का ध्यान रखना होगा। पहले में फॉर्मेट का ध्यान रखना है, फॉर्म का, किस रूप में सूचना चाहिए गई है। उसके पश्चात में फिर
समय का, टाइम का आपको ध्यान रखना है, टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। यदि आप सूचना समय से बहुत पहले मिल जाए तो प्राप्तकर्ता उसे भूल भी जाता है, दूसरी ओर उचित समय के बाद उपलब्ध होने पर उसका कोई उपयोग भी नहीं रह जाता है। इसलिए सूचना निर्णय वाले को कार्यालय में उचित समय पर मिलनी चाहिए। इस संबंध में एक बड़ी समस्या यह हो जाती है कि निर्णय लेने वाले को यह पता नहीं होता है कि उसे विभिन्न सूचनाएं कब चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कम से कम समय में सूचना प्रदान करना संभव होना चाहिए। तो रूप पर आपने ध्यान दिया, समय पर आपने ध्यान दिया, समय से सूचनाएं आपने उपलब्ध कराई है। समय का मतलब है जब मांगी जाए तब आपको देनी है। आपके वहाँ से काम पूरा हो गया, आपने सूचनाएं भेज दी। तो जब कंपनी स्तर का काम होता है तो बड़े स्तर पर होता है और हो सकता है कि वो भूल भी सकता है। इसलिए आप अपने वहाँ पर तैयार कर लो, आप भेज भी सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने कह दिया नहीं मेरे द्वारा सूचना पूर्व में भेजी जा चुकी है। जैसे फिर मांगी जाए आप तत्काल उनको फिर से तत्काल भेज दें। जिस समय चाही जाए सूचनाएं उस समय आपको भेज देनी है। दूसरा है स्थान मूलक उपयोगिता। स्थान का मतलब प्लेस से होता है। तो सूचना यदि आसानी से प्राप्त हो या दी जाए तो उसकी उपयोगिता अधिक होती है। आपको पता है उपयोगी कब हो सकती है, जब वो समय से प्राप्त हो। तो युगपत यंत्रों अर्थात ऑनलाइन सिस्टम द्वारा समय मूलक और स्थान मूलक उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इच्छित स्थान पर सूचनाएं उपलब्ध होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे किसी स्थान पर सूचनाएं चाहिए, अब तो मतलब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है। पहले क्या था कि जैसे सूचना कहीं दूसरे स्थान, अभी यहाँ पर सूचना कलेक्ट होनी है, मतलब डायरेक्टरेट में सूचना चाहिए किसी को, उन्होंने सभी संस्थाओं से सूचना मांग ली। अब उनकी डायरेक्टरेट जो है वो कानपुर है, फिर जो सभा होनी है वो कहाँ होनी है, वो होनी है आप समझ लो कि लखनऊ में, डायरेक्टरेट है कानपुर में। तो सूचना जहाँ चाहिए थी यदि आप वहाँ नहीं भेजते हो, उस स्थान पर नहीं भेजते हो, कहीं और भेज देते हो, है ना। भेजा आपने उसी विभाग में, मतलब जिस हेड ऑफिस में मांगा गया था वहाँ भेज करके उसके ब्रांच ऑफिस में आपने एक सूचना भेज दी है, तो स्थान का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि वो सूचना तो किसी विशेष स्थान पर चाहिए थी और आप किसी स्थान पर रहे हो। तो स्थान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है सूचना को उपयोगी बनाने में। तो आपको क्या करना है, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम से स्थान और समय दोनों का विशेष तौर से ध्यान रखा जा सकता है। अब तो ईमेल का माध्यम हो गया है, जहाँ पर भी सूचनाएं चाहिए ईमेल के माध्यम से आप आसानी से भेज सकते हैं। आपके कार्यालय के द्वारा किए गए कार्यों पर संदर्भित तैयार की हुई जो सूचना है उसको आप उपयोगी बना सकते हैं। उपयोगी समझ में आया कि नहीं? कि आप उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, किस तरीके से उपभोग किया जाए। यदि कोई सूचना आपके द्वारा तैयार की गई सूचना किसी के यदि काम ही नहीं आती, इसका मतलब वो उपयोगी नहीं है। उपयोगी कब होगी? जब वो किसी के काम आ सकती है, तभी वो उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका पत्र मूलक उपयोगिता। इसके अंतर्गत जिसके पास सूचना है वह दूसरों को इसे उपलब्ध होने पर नियंत्रित करके उसकी उपयोगिता निर्धारित करता है। सूचना शक्ति है, या यह कहा जा सकता है कि जिसके पास सूचना है उसके पास शक्ति है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, यानी आप वो योग्य पर्सन हो, तभी तो आपके पास में सूचना है। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया पत्र मूलक उपयोगिता, तो पत्र क्या है? पत्र में ही तो सूचना वर्णित है। तो जिसके पास पत्र है अर्थात जिसके पास सूचना है, तो जिसके पास सूचना है वह व्यक्ति जो है वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। और जिसके पास सूचना है उससे अभिप्राय यह भी हो सकता है
कि कई सारे विभाग होते हैं, है ना, कई सारे विभाग होते हैं, कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वो सूचना जिसके पास में है, जिस विभाग के पास में है, जिस ब्रांच के पास में वो सूचना है, वो आपका ब्रांच जो है वो ज़्यादा उपयोगी है उस व्यक्ति के लिए। अगर किसी को सूचना चाहिए, मान लो वो रिलायंस संस्था से कोई जानकारी चाहता है, हेड ऑफिस मुंबई है और वो जानकारी यहाँ दिल्ली ऑफिस से चाहता है, तो मुंबई ऑफिस तो उसके लिए बेकार है, क्योंकि उसको सूचना तो दिल्ली के ऑफिस से चाहिए, तो जो दिल्ली का ऑफिस है वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ से उसको सूचना मिल रही है वह उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उसकी उपयोगिता वहीं से सिद्ध होनी है, उसका कार्य वहीं से सिद्ध होना है। तो इसमें इसमें देखो लिखा भी है कि पोसेशन, यूटिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन की ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन कहाँ पर है, और ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संस्था कहाँ पर स्थित है। जो संस्था जहाँ पर स्थित है, जहाँ से हमको सूचना मिल रही है, वो संस्था हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है कि आप सूचना को यदि उपयोगी बनाना चाहते हैं तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। कर्मचारियों को समय समय पर उन मशीनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, तभी तो वो अच्छी तरीके से सूचना बना पाएंगे। कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, कंप्यूटर की जानकारी रखे 5 साथ हैं, तो क्या वो सूचना को उपयोगी बना पाएंगे? वो चला टाइपराइटर है तो टाइपराइटर वाला कंप्यूटर को संचालित नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में तो सिर्फ टाइपिंग होती है और कुछ नहीं होता। सॉरी, टाइपराइटर में सिर्फ टाइपिंग होती है, लेकिन कंप्यूटर में हम हर तरीके की इंफॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं। अभी जैसे ग्राफ की बात हुई थी, ग्राफ के रूप में आपको सूचनाएं प्रेषित करनी है तो हम उसमें ग्राफ तैयार कर लेते हैं, और ग्राफ में भी कई तरीके के चार्ट के माध्यम से एक्सेल में तैयार कर लेते हैं, वर्ड में तैयार कर लेते हैं, टेबल फॉर्मेट में तैयार कर लेते हैं, स्टाइलिश फॉर्मेट में तैयार। तो यदि आपको अपने कर्मचारियों के द्वारा तैयार की गई सूचना को अधिक उपयोगी बनाना है, अधिक सरल बनाना है, तो उनको कार्य का जो प्रशिक्षण है वो देना बेहद आवश्यक है। तभी जो कर्मचारी हैं वो उनके द्वारा तैयार की गई सूचना कार्यालय के लिए, अन्य कार्यालय के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब इसी के अंतर्गत है कर्मचारियों द्वारा यदि विरोध दर्ज किया जाता है, कर्मचारियों के द्वारा यदि विरोध दर्ज किया जाता है, जैसे मशीनों के उपयोग करने के परिणाम स्वरूप मानवीय कार्य में कमी आती है। मानवीय कार्य समझ में आया? मानवीय कार्य से मशीनें जब प्रयोग में लाई जाएंगी तो जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उसका जो कार्य है अब मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। जितना पहले 10 व्यक्ति काम करते थे, उन 10 व्यक्तियों के स्थान पर एक मशीन लगा दी जाती है तो वो उतना काम कर लेते। जैसे कहीं पर मान लो नहर की खुदाई करवानी है, नालों की खुदाई करवानी है, तो अब JCB मशीनें आती हैं, उनके माध्यम से हम जल्दी से हम काम कर लेते हैं। तो पहले आदमियों के द्वारा, मनुष्यों व्यक्तियों के द्वारा वो कार्य संपादित किया जाता है। तो मशीनों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप मानवीय कार्य में कमी आ जाती है तथा कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ जाती है। इसी कारण कर्मचारियों के संघ कार्यालय प्रतिक्रियाओं के मशीनीकरण का विरोध भी करते रहे हैं। यदि आप चाहते नहीं वो सूचना हमारी उपयोगी हो, हमारा सब कुछ हो, तो हमेशा आपको यही नहीं दृष्टिगत रखना है, आपको हर पहलू पर विचार करना है कि मशीनीकरण भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों का ह्रास ना हो, ज़्यादा लोग दुखी ना हो, ज़्यादा लोग बेरोजगार ना हो। मशीनीकरण आपने कर दिया, लेकिन दूसरे तथ्य की तरफ भी हमको, दूसरे पहलू पर भी हमको विचार करना है, ताकि वो भी साथ साथ समाज में फल फूल सकें, समाज में रह करके जीवन यापन कर सके। तो यदि देखा जाए कि यदि कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है तो उसमें मशीनीकरण को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे
उस कार्य को डेवलप करना चाहिए या उन व्यक्तियों को किसी अन्यत्र जगह पर हमको सेट करना चाहिए, सेटल करना चाहिए। दूसरा है अप्रचलित हो जाने का जोखिम रहता है। अप्रचलित हो जाने का जोखिम बना रहता है। तो अनेक मशीनों में अप्रचलित हो जाने की जोखिम अधिक होती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास के कारण नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं और इन मशीनों का उपयोगी जीवन समाप्त होने से पहले ही उन्हें त्यागना पड़ जाता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये मशीनों के बारे में कहा जा रहा है कि आप यदि मशीनों के माध्यम से सूचनाओं को उपयोगी बनाते हैं तो उसमें हमको समय समय पर कई सारे जोखिमों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आधुनिक समय एक प्रौद्योगिकी का युग है, मतलब टेक्नोलॉजी का, एक विज्ञान का युग है, जिसमें समय समय पर नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जाती है, जिससे हम ना चाहते हुए भी अब हमको अपने वहाँ पर हर समय नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हमें तत्पर रहना पड़ता है। अब हमारे पास में मशीनीकरण तो है, लेकिन अब वो पिछड़े हुए हैं। अब उसी दौरान कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हमको उसकी तरफ जाना पड़ता है। तो हमें ना चाहते हुए भी पुरानी पद्धति को छोड़ना पड़ता है, पुरानी मशीन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हमें इस प्रकार, जबकि वो अभी आउटडेटेड भी नहीं हुई है ना, अभी उसको लिए हुए भी काफ़ी समय नहीं हुआ है, तो इससे क्या होता है, मशीनीकरण में हमको खर्च जो है वो ज़्यादा सहन करना पड़ता है। नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें उसका इस्तेमाल करना है, नई तरीके से उसको अब फिर से उपयोग में लाना है। तो वही इसमें कहा गया है कि उपयोगी जीवन समाप्त होने से पहले ही उसे त्यागना पड़ सकता है। इसको मशीन, कुछ मशीनों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने से पहले ही वे पुरानी व बेकार हो जाती हैं। इन जोखिम से बचने के लिए ज़रूरी है कि केवल उन्हीं मशीनों का उपयोग किया जाए जिन्हें कई कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब है, कुछ मशीनें ऐसे होती हैं जो सिर्फ एकल कार्य उनसे किया जाता है, जिनका सिर्फ एक ही कार्य होता है, ठीक है, जिनका सिर्फ एक ही कार्य होता है, उनसे कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है, और वो जो कार्य है वो भी कम कम दिनों पर किया जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन, एक सीमा होती है उसकी एक्सपायर की, उसके पश्चात वो बेकार हो जाती है, आप काम करो या ना करो। तो इसमें ये बताया गया है कि आधुनिक समय में हमको समय समय पर नई तकनीकी आने की वजह से हमें नई मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए हमको अपने कार्यालय में उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिस मशीन से, एक ही मशीन से कई सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। क्योंकि अगर एकल कार्य करने वाली मशीन आप लाते हैं तो उससे कम मात्रा में काम होगा, कम समय पर काम होगा, जिससे कि वो रखे ही वो खराब हो सकती है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देना है, जैसे कुछ कार्यालय उपकरण, जैसे गणक कैलकुलेटर को कहते हैं, टाइपराइटर आदि चल प्रकृति की होती है। चल मतलब हमेशा चलते रहते हैं, ये हमेशा चलायमान रहते हैं। उन्हें आसानी से एक विभाग से दूसरे विभाग में भी ले जाया जा सकता है। कैलकुलेटर को आप कभी भी ले जाओ, मशीन भी 10-15-20 किलो की होती है, आप आसानी से किसी वाहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जा सकते हैं। इसके विपरीत कुछ उपकरण जैसे बहुप्रतिलिपि वाली मशीन, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमको असहज महसूस होता है, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में बड़ी होती है। फ़ोटोकॉपी करने वाली मशीन, कंप्यूटर आदि ऐसे हैं जिन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग तक सुविधाजनक नहीं ले जाया जा सकता। तो कुछ मशीनों को चलाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनसे बहुत शोर होता है, जिनसे बहुत शोर भी होता है और अन्य कर्मचारियों को काम करने में कठिनाई भी होती है। मशीनें तो ऐसी भी आती हैं, बहुत आवाज़ करती हैं, ये देख रहे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल करती हैं, जिससे कि कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है
अतः कार्यालय में मशीनों का उपयोग केवल इसीलिए ही नहीं किया जाना चाहिए कि वह आधुनिक दिखाई देने लगे, कि कार्यालय आपका आधुनिक दिखाई देने लगे। मशीनीकरण करते समय आपको अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देना है कि उनसे शोर कैसे करती हैं, उनसे किसी को समस्या तो नहीं हो रही है, उनसे कहीं बेरोजगारी तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अन्य तथ्यों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम आधुनिक मशीनें अपने वहाँ रखेंगे हमारा कार्यालय आधुनिक हो जाए, कार्य आधुनिक भी होना चाहिए, है ना। ये भी तथ्य पर आपको ध्यान देना है। किसी भी मशीन या उपकरण को खरीदने से पहले उससे प्राप्त होने वाले लाभ या दोषों की तुलना भी अवश्य कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक व्यापारी, आप एक कंपनी के संदर्भ में कार्य कर रहे हैं, कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको यह भी विचार विमर्श अच्छी तरीके से करना चाहिए कि यह जो मशीन हम खरीद करके लाएंगे उससे लाभ क्या है और उससे होने वाली हानियाँ क्या है ना। यदि हानियाँ बहुत कम है तब तो आप उस मशीन को परचेज़ करें, यदि उससे हानियाँ ज़्यादा हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक कंपनी को चलाते हैं और कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, और हम लाभ तो कमा नहीं पा रहे हैं, हम मशीनें ही खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि मशीनें जो हम खरीदते हैं अपनी लाभ के पैसे से खरीदते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट है उसी से ही तो हम पैसे का संचय करके मशीन खरीदते हैं। तो आपको ये बेहद तरीके से ध्यान रखना है कि यदि आपके कंपनी में जो आप मशीन खरीद करके ला रहे हो उससे लाभ कम, दोष ज़्यादा हैं, हानियाँ ज़्यादा हैं, तो हमको उनका उपभोग नहीं करना है, उनका इस्तेमाल अपने कार्यालय में बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो आप ये ज़रूर जो प्रयास कर रहे हैं कि सूचनाओं को उपयोगी बनाया जाए, उससे सूचनाएं उपयोगी नहीं बन पाती हैं। तो ये तथ्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कार्यालय में मशीनों का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सूचना को उपयोगी किस तरीके से बनाया जाता है। कार्यालय में मशीनीकरण करने से पहले कौन कौन से तथ्यों पर विचार करना चाहिए, ये भी आपने समझने का प्रयास किया। और ये रूप मूलक, कार्य मूलक, स्थान मूलक, पत्र मूलक, ये आपको समझ में आए। स्थान मूलक से मतलब उस स्थान से जहाँ पर सूचना हमको प्रेषित करनी है, जहाँ पर सूचना उपयोगी होनी है। अच्छा, रूप मूलक से क्या अभिप्राय है, जिस फॉर्म में चाहिए, जिस रूप में चाहिए, अगर उस रूप में हम सूचना उपलब्ध कराते हैं तो वो सूचना उपयोगी है, यूजफुल है। जैसे आप देखिए कि आपका एग्ज़ाम होता है, पेपर होते हैं, उसमें क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है यदि आप उसी का जवाब देंगे तभी तो आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कार्यालय मशीनों को परिभाषित करते हुए इनका कार्यालय में उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, इनके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आपने क्या किया, कार्यालय मशीनों की परिभाषा नहीं दी, तो जो पूछा गया था क्या आपने उस तरीके से सूचना उपलब्ध कराई? परिभाषा पूछी गई, आपने बताई नहीं। परिभाषा आपसे पूछी गई, आपने स्पष्ट नहीं की, तो क्या आपको उतने अंक मिलेंगे जितने उस क्वेश्चन के लिए निर्धारित थे? वो अंक तो हमारे हिसाब से नहीं मिलेंगे जो परिभाषा के लिए निर्धारित थे। उद्देश्य लिखा तो आपको उद्देश्य के नंबर आपको मिलेंगे। तो सूचना आपके लिए उपयोगी तभी हो सकती है जब आप उसको अच्छी तरीके से समय से उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आशा करते हैं कि आज की इस क्लास के लिए जो निर्धारित टॉपिक था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टिपिकल है, इसे रूप मूलक, स्थान मूलक, समय काल मूलक, थोड़ा सा इनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अपने संक्षिप्त नोट से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो समय आने पर फिर से यदि आपको कहीं पर कोई डाउट, कोई समस्या होगी तो हम आपको बेशक समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको सब अच्छी तरीके से समझाया जा सके, अच्छी तरीके से आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं।